नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उपचुनाव से पहले ही बागेश्वर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रंजीत दास ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। यह स्थिति तब है जब कांग्रेस अभी तक बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित थी। पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। इधर बीजेपी ने 3 नाम पार्टी हाईकमान को भेज दिए हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा रंजीत दास को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। रंजीत दास का बागेश्वर क्षेत्र में युवाओं के बीच बड़ा दबदबा है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। रंजीत दास पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय गोपाल राम दास के पुत्र हैं। उनका बागेश्वर और गरुड़ क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है। 3 दिन पहले इस बात के संकेत दिए थे कि कांग्रेस अब नेतृत्व विहीन हो गई है। ना तो उनका प्रदेश में कोई नेतृत्व है और ना विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले उनके अपने कार्यकर्ता है। उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि छल कपट करके कार्यकर्ता हतोत्साहित करने का भी जो हमारे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की रंजीत दास जी ने जो विषय रखा वो एक प्रकार भावनात्मक विषय था। आखिरकार कार्यकर्ता की अवहेलना कांग्रेस में सतत होती है। वही कारण है कि कांग्रेस खास तौर पर जो अनुसूचित जाति का जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पर कांग्रेस के लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई काम नहीं करती। 5 सितंबर को उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने से पहले जोरदार झटका लगा। पार्टी के मजबूत नेता रंजीत दास ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो वहीं रंजीत दास के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस ने रंजीत दास को बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था। उसके बाद 2022 का विधानसभा का प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन वो हार गए थे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 3 नामों के पैनल में रंजीत दास का नाम भी शामिल किया गया था। उन्हें लगता है कि रंजीत दास को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो भाजपा में गए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और उन्होंने बीजेपी से इसका बदला लेने की ठान ली है। अभी जानकारी मिली है कि रंजीत दास जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत ही अफसोस हुआ है। कार्यकर्ता आक्रोशित है और वो कहता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेंगे। रंजीत दास जी के फादर को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया था। इनको चेयरमैन का चुनाव भी लड़ाया, इनको विधायक का चुनाव भी लड़ाया, नहीं जीत सके। तो उस पर कांग्रेस की गलती नहीं थी। और वर्तमान में भी 3 नाम का पैनल हाईकमान को गया था, जिसमें रंजीत दास जी का नाम भी था, परंतु शायद उनको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था और इसीलिए वो किस वजह से गए ये वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी योग्यता पे भरोसा न होने की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी मांग को लेकर कभी सियासी दल तो कभी सामाजिक संगठन के लोग सरकार के मुखिया का घेराव करने लगते हैं। तो वहीं सशक्त भू कानून की इस मांग से अब राज्य सरकार भी चिंतित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भू कानून को लेकर भी विधिक राय और सुझावों पर कार्य करने का सरकार कार्य कर रही है। तो वहीं सशक्त भू कानून को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार बोलने में नहीं कार्य करने में विश्वास रखती है, जबकि भू कानून को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है। भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। भू कानून के विषय को लेकर सरकार पर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। सब विधि विज्ञा है कि विधानसभा के अंदर वो विषय जाएगा और विधानसभा के बाद ही कानून बनेगा। इसलिए पता है कि जो चीज होने वाला है उसको राजनीतिक रूप से बुनाने का कुछ चेष्टा
विरोधी दलों द्वारा हो रही है और जनता इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस को बोलती है उसको धरातल पर उतारती है और उसी हिसाब से हमारा आगामी दिनों के अंदर हम भू कानून के विषय पर आगे बढ़ेंगे। कल राज्य के आंदोलनकारी संगठनों के आह्वान पर मुख्यमंत्री आवास कूच था और आंदोलनकारी संगठन मांग कर रहे हैं राज्य में भू कानून की, मूल निवास प्रमाण पत्र की। बड़ी तादाद में राज्य भर के आंदोलनकारी जो है देहरादून में जुटे थे। जिन आंदोलनकारियों की मांग पर, जिन आंदोलनकारियों के आंदोलन से उत्तराखंड राज्य मिला, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो कुचेष्टा कर रहे हैं। वो जो है किस इशारे पर जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए शासन में तेजी से कार्रवाई चल रही है। अब 3 बड़ी नई पॉलिसी कैबिनेट बैठक में आने वाली है। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि हिंदुस्तान में आधा दर्जन से अधिक रोड शो, जबकि विदेश में 5 रोड शो प्रस्तावित है। इस रोड शो की फाइनल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री को भेजी गई है, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। देश में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, तेलंगाना, चंडीगढ़ में रोड शो प्रस्तावित है। तो वहीं कैबिनेट में आने वाले पॉलिसी में भी सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, निर्माण और शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष और आईटी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए हुई जाएगी। वहीं सचिव मुख्यमंत्री के मुताबिक इस बार 25,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक योजनाओं की ग्राउंडिंग पर फोकस किया गया है। कई बड़े औद्योगिक घराने अभी से संपर्क कर रहे हैं। सभी विभागों को अपने विभाग के बुकलेट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मैक्सिमम पॉलिसीज़ हमारे हो चुके हैं, अभी 3 पॉलिसीज़ और बाकी है। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो हमारी सर्विस सेक्टर पॉलिसी है। एक एप्पल को लेकर के 2 पॉलिसीज़ बनाए गए थे, ये भी उम्मीद है कि नेक्स्ट कैबिनेट में आ जाएंगे। और तीसरा हमारा पंप स्टोरेज प्लांट का पॉलिसी है, आयुष पॉलिसी है। ये 3-4 पॉलिसीज़ हैं और ये आ जाएंगे तो हम लोग इन्वेस्टर समिट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और हम 6 या 7 रोड शोज़ विद इन द कंट्री करेंगे और उसके वेन्यूज़ अभी फाइनलाइजेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के लिए रखा हुआ है। और उसके साथ साथ मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 विदेशी दौरा होंगे जिसमें रोड शोज़ कराए जाएंगे। इन्वेस्टर समिट में हम लोग MOUs के बजाय इस बार ग्राउंडिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारी जब इन्वेस्टर समिट का जो फाइनल समिट इवेंट होगा तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम 25,000 करोड़ का, मैक्सिमम 50,000 करोड़ तक के ग्राउंडिंग हमारे हो जाए। एक तो ITC का प्रपोजल है 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का, जिसमें कस्टमाइज्ड पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत उसको लिया जा रहा है, तो उसकी अंतिमीकरण कराया जा रहा है। ओबराय ग्रुप ने एक्सप्रेस किया था कि वो अपने 3 होटल्स यहाँ पर बनाना चाहेंगे। और सिमिलरली जिंदल स्टील्स ने पंप स्टोरेज प्लांट में इन्वेस्टमेंट करने का इच्छा जाहिर किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाल ही में देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, जिस शिकायत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पहुंचकर निरीक्षण किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए। इस निर्देश पर SSP देहरादून ने एक टीम गठित की थी। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि गिरोह का सरगना इमरान नाम का एक वकील है। उसने संतोष अग्रवाल और दीपचंद्र अग्रवाल, 2 चचेरे भाइयों के नाम पर लगभग 12.5 एकड़ जमीन रायपुर थाना क्षेत्र में टी स्टेट की भूमि थी और उसका हेरफेर किया गया। साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात एक PRD जवान डालचंद्र की मदद से जमीन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने आरोपी संतोष अग्रवाल, दीपचंद्र अग्रवाल और डालचंद को गिरफ्तार किया है। आरोपी वकील इमरान अभी भी फरार है। पुलिस ने इमरान की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की है। माना जा रहा है कि इमरान की गिरफ्तारी से देहरादून जमीन फर्जीवाड़े में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो सरगना है इमरान नाम का व्यक्ति है, जो यहाँ मतलब व्यावसायिक रूप से वकील है और इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इमरान के माध्यम से ही, इमरान बेसिकली बिजनौर का रहने वाला है और इसकी अच्छी जान पहचान जो है सहारनपुर में थी। इन्होंने संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल, दोनों आपस चचेरे भाई हैं, उन दोनों के नाम पर लगभग जो है 12.5 एकड़ ज़मीन जो चक रायपुर में जो
टी स्टेट के लिए आवंटित थी, उसका हेर फेरी किया। इन्होंने लगभग जो है 19 हेक्टेयर ज़मीन के इसको 12.5 एकड़ को जोड़ करके फौज तरीके से मतलब रजिस्ट्री कॉपी तैयार करके और सब रजिस्ट्रार ऑफिस वालों से मिल करके उसको किया। और इससे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो एक ढालचंद एक पीआईडी जो 2011 से वहाँ काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर कभी भी जाता है, काम करता है, फिर उसको निकाल ऐसा करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद्र उपाध्याय सहित 7 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि पंजाब के बीजेपी नेता और उसके साथियों को सचिवालय में सरकारी टेंडर दिलाने और दवा सप्लाई के नाम पर झांसा देकर 3 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी की गई। भाजपा नेता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नगर कोतवाली में पूर्व निजी सचिव सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। में पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि जो पीड़ित हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ऑफलाइन टेंडर दिलाने के नाम पर जो एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा उनसे और उनकी सहयोगी फर्मों से लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए जो है ठग लिए गए, जो कि कमीशन के नाम पर ऑनलाइन फीस के नाम पर जो है उनसे लिए गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा वहीं रुद्रप्रयाग में 3 अगस्त को गौरीकुंड डाट पुलिया के समीप भारी भूस्खलन के कारण लापता रहे लोगों के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने शनिवार सुबह 2 और लोगों के शव बरामद कर लिए हैं, जिनमें से एक बच्ची और एक महिला का शव बरामद किया गया है, जिनकी शिनाख्त मां और बेटी के रूप में हुई है। वहीं बच्चा 16 लापता व्यक्तियों का रेस्क्यू एवं खोजबीन की जा रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फाटा क्षेत्र के तरसाली में गुरुवार रात भूस्खलन के कारण कार में सवार 5 लोग मलबे में दब गए, लेकिन बारिश के कारण शुक्रवार को उनके शव बरामद किए गए। मृतकों में गुजरात के 3 और हरिद्वार का एक श्रद्धालु शामिल है। पुलिस ने कहा कि 5वें पीड़ित की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन दूरी नहीं अभी बंद रहा। वहीं राजमार्ग के बगड़धारा व हिंडोला खाला में बीती शुक्रवार को भारी भरकम बोल्डर व मलबा आने से हाईवे पर आवागमन 2 दिनों से ठप पड़ा है, जिससे लोग परेशान हैं। हाईवे बंद होने से क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं होने से क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजमार्ग के रविवार तक खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश और कोहरे के बीच पहाड़ी से पत्थर गिरते जा रही है, जिसके कारण मलबा हटाने में भारी दिक्कतें भी पेश आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से आवाजाही ठप होने से हाईवे वीरान पड़ा है। वहीं कर्मचारियों और छात्रों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। देहरादून ऋषिकेश से वाया मसूरी होते हुए वाहन टिहरी आ रहे हैं। मसूरी में भी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से यहां पर बार-बार जाम लग रहा है, जिससे समय पर वाहन गंतव्य को नहीं पहुंच पा रहे। कल दिन में सिलमड़ आगरा के पास ऋषिकेश चंबा हाईवे भूस्खलन होने के कारण बाधित हो गया था। इसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मलबा काफ़ी भारी मात्रा में है, तो ऐसे उम्मीद है कि आज शाम तक ये हाईवे ओपन हो जाएगा। ये बंद हो गया था और लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। पूरा ऊपर से पहाड़ी करीब 150 मीटर ऊपर से पूरी पहाड़ी नीचे आ गई है, पूरी पहाड़ी नीचे आ गई है, जिससे कि ये पूरा रोड बंद हो गया। करीब 100 मीटर लंबाई में पूरा रोड बंद है। रात हमारे यहाँ ये जो है हमारे चाचा जी का स्वर्गवास हो गया और हमें बहुत सारी यहाँ पर जो NH जो बंद है, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से हम जो है 4, 5, 6 किलोमीटर जो है चलकर जो है बहुत विकट परिस्थितियों में हम जो है यहाँ पर दूसरी तरफ रोड पे पहुँचे।
मानसून की बारिश इस बार उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही है, जिसके कारण प्रदेश के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रदेश में आपदा के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम आज वापस लौट गई है। केंद्रीय टीम ने उत्तराखंड में अब तक 650 करोड़ के नुकसान का आकलन किया। अब केंद्र सरकार उत्तराखंड में आपदा से हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए रणनीति तैयार करेगी। उसी के आधार पर उत्तराखंड को डिजास्टर रिलीफ फंड भी केंद्र सरकार जारी करेगा। केंद्रीय टीम के दौरे को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार की टीम ने पूरे 3 दिन तक उत्तराखंड में रहकर आपदा से हुए नुकसान के क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में किसी क्षेत्र के हुए भारी नुकसान का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की गई, जो कि केंद्र और राज्य दोनों को साझा की गई है। यही टीम अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार में भी सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेड अलर्ट अभी उन्होंने जारी किया 14 तारीख तक का। इसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे हवा का दबाव चेंज होता है, लेकिन हमारी टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम तैयार है। हमारी 2 हेलीकॉप्टर लगी हुई है। कहीं भी ऐसी दिक्कत होती है तो उसमें जो भी दिक्कत आएगी उससे निपटने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। पूरी टीम 3 दिन पूरे हरिद्वार का भ्रमण किया उन्होंने। जो एग्रीकल्चर, कृषि और अन्य जो क्षति पहुंची है उसका पूरा उन्होंने भ्रमण करके सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है। उनकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें सौंपी भी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।